डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोस में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का ये जो चैप्टर शुरू किया था, इसमें एल्कीन्स वाला पार्ट है, उसी को शुरू करते हुए हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने अल्कोहल्स से एल्कीनों को बनाने की विधियां हैं उनको विवेचित करना शुरू किया था, उनकी विवेचना की थी। और मैंने ये भी बताया था कि एल्कीन्स को बनाने की ज़्यादातर विधियां एलिमिनेशन मेथड्स हैं, जिनको हम विलोपन विधियां कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि विलोपन प्रक्रिया के द्वारा ही असंतृप्त बंध का निर्माण किया जा सकता है। दो सिंगल बॉन्ड अगर हम हटाते हैं तो उससे एक पाई बंध का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से विलोपन अपक्रिया मुख्यतः एल्कीनों को बनाने की अपक्रियाओं के रूप में प्रयोग की जाती हैं। और अल्कोहल से निर्जलीकारक के रूप में अगर हम एल्यूमिना Al2O3 हीटेड फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं या विषांद्र H2SO4 इस्तेमाल करते हैं, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड भी अल्कोहल के निर्जलीकरण के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो अल्कोहल के अणुओं से जल का निष्कासन होकर के एल्कीन का निर्माण होता है। मैंने ये भी बताया था कि अल्कोहल्स में जो तृतीयक अल्कोहल हैं उनकी क्रियाशीलता सर्वाधिक होती है, अर्थात तृतीयक अल्कोहल के साथ में कोई एक अभिकर्मक हम अगर ले रहे हैं तो अपेक्षाकृत आसान परिस्थितियों में एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। और मैंने H2SO4 के उदाहरण के द्वारा बताया था कि टर्सरी अल्कोहल के साथ में आसानी से एल्कीन बन जाता है, सेकेंडरी से कुछ स्ट्रॉन्ग कंडीशंस हैं इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, और प्राइमरी के लिए और अधिक स्ट्रॉन्ग कंडीशंस इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। इस प्रकार से अल्कोहल से हम एल्कीन हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। हम इसकी क्रियाविधि को भी जो कंसंट्रेटेड H2SO4 से एल्कीन बनाने की विधि है अल्कोहल के द्वारा है, उसको हम यहाँ पर देखते हैं। तो अल्कोहल से एल्कीन प्राप्त करने की जो क्रियाविधि है वो लगभग 3 पदों में है पूरी होती है। और इसमें जो है हर एक स्टेप का अपना अलग अलग जो है नेचर है। जैसे इसमें पहला जो स्टेप है उसमें प्रोटोनेशन होता है, अल्कोहल का प्रोटोनेशन होता है। हम जानते हैं कि H2SO4 एक प्रबल अम्ल है और अल्कोहल में OH समूह उपस्थित है। OH समूह में ऑक्सीजन पर एक लोन पेयर है वो उपस्थित होता है, और ये जो लोन पेयर है ये H आयन इसको ग्रहण करता है। तो H आयन हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? सांद्र H2SO4 से। H2SO4 हम जानते हैं एक प्रबल अम्ल है जो आसानी से H पॉजिटिव और HSO4 निगेटिव आयन देता है। ये जो H आयन है चूँकि एक प्रबल अम्ल के द्वारा प्राप्त हो रहे हैं, तो ये तेज़ी से जो है अल्कोहल में मैंने बताया है ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है। तो ये जो H आयन है ये ऑक्सीजन पर अटैक करेगा और इसके लोन पेयर को ग्रहण कर लेगा। लोन पेयर को ग्रहण करने के उपरांत है जो स्थिति बनेगी वो इस प्रकार से, जैसे रिप्रेजेंटेटिव के रूप में हम लोग एथिल अल्कोहल को ही ले लेते हैं। तो एथिल अल्कोहल में इस प्रकार से H आयन के जो है जुड़ जाने के साथ में अब प्रोटोनेटेड एथिल अल्कोहल का इसमें फॉर्मेशन हो जाएगा। इसको हम कहेंगे प्रोटोनेटेड इथाइल अल्कोहल। प्रोटोनेटेड एथाइल अल्कोहल में ऑक्सीजन है, उसकी स्थिति को अगर हम देखेंगे ये कार्बन से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन है, ये ट्राइवेलेंट हो चुका है क्योंकि अब इसमें एक और हाइड्रोजन जुड़ गया तो ऑक्सीजन। हम जानते हैं जब भी ऑक्सीजन है वो ट्राइवेलेंट होगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज है वो जनरेट हो जाता है। तो ये इस प्रकार से ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है और ये ट्राइवेलेंट ऑक्सीजन है। तो प्रोटोनेटेड इथाइल अल्कोहल में जब वाटर का लॉस हो जाता है इसमें से -H2O हो जाने पर कार्बोकेटाइन का इसमें फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप में प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल के साथ में प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ। एथिल अल्कोहल का हमने उदाहरण लिया है तो प्रोटोनेटेड एथिल अल्कोहल का हमें फॉर्मेशन हो जाता है। अब इसमें प्रोटोनेटेड एथिल अल्कोहल में ऑक्सीजन पर चूंकि पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये ट्राइवेलेंट हो गया है तो ये अनस्टेबल हो जाता है।
अनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन है ना तो पॉजिटिव चार्ज को रखना चाहता है और ना ट्राइवेलेंट स्टेट में रहना चाहता है। तो ये वाटर को लूज करेगा। जितने भी प्रोटोनेटेड एल्कोहल्स हैं वो जितने भी प्रोटोनेटेड एल्कोहल्स होते हैं ये रिएक्टिव हो जाते हैं या अनस्टेबल हो जाते हैं और आसानी से वाटर को लूज कर देते हैं। वाटर यहाँ पर है, गुड लिविंग ग्रुप है और वाटर का इसमें लॉस हो जाता है और मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाता है। ये कार्बोकेटाइन बन गया। हमने बताया है कि अगर हमने एथिल अल्कोहल का उदाहरण लिया था तो इथाइल कार्बोकेटाइन का इसमें फॉर्मेशन हो जाता है। इथाइल कार्बोकेटाइन है, ये इसमें फॉर्म हो जाता है। इथाइल कार्बोकेटाइन में कार्बन है वो यहाँ पर देखिए प्राइमरी कार्बोकेटाइन है वो बन रहा है। इसलिए ये कहा गया है कि प्राइमरी अल्कोहल्स से, चूँकि प्राइमरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी है सबसे कम होती है। मैकेनिज्म के पार्ट में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्राइमरी कार्बोकेटाइन का स्थायित्व है वो सबसे कम होता है, इसलिए इसका बनना भी, जिसका स्थायित्व न्यूनतम होगा उसके बनने की प्रक्रिया है वो डिफ़िकल्ट हो जाती है। इस प्रकार से कार्बोकेटाइन की जो बनने की प्रक्रिया है वो यहाँ पर मुश्किल हो जाती है प्राइमरी कार्बोकेटाइन की। तो स्ट्रॉन्ग कंडीशंस में स्लोली इसका फॉर्मेशन होता है, इसलिए कार्बोकेटाइन के बनने का जो स्टेप है वो स्लो स्टेप हो जाता है और इस प्रकार से हमें इथाइल कार्बोकेटाइन प्राप्त हो गया। अब इथाइल कार्बोकेटाइन, चूँकि मैंने बताया है इथाइल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी है वो सबसे कम होती है, इसलिए ये आसानी से जो है अब अपना पॉजिटिव चार्ज है वो लूज़ करना चाहेगा। पॉजिटिव चार्ज को लूज़ करके, और तो अब सिस्टम में वाटर प्रेजेंट है, वाटर में ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, तो ये जो अपना चार्ज है, ये अपना पॉजिटिव चार्ज है वो इसको ट्रांसफ़र कर देगा और ट्रांसफ़र करके है एक हाइड्रोजन का है यहाँ से लॉस हो जाएगा। हाइड्रोजन जो लॉस हो रहा है वो H पॉजिटिव के रूप में लॉस होगा और ये H3 पॉजिटिव का इसमें फॉर्मेशन हो जाएगा और ये हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का ये जो सिंगल बॉन्ड है वो अब डबल बॉन्ड के रूप में यहाँ पर एस्टेब्लिश हो जाएगा और इस प्रकार से एथिल अल्कोहल यदि हमने लिया था तो उससे इथीन का या इथाइलिन का फॉर्मेशन हो जाएगा, इथीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर से हम देख लें, सेकेंड स्टेप में स्लो स्टेप बन रहा है क्योंकि यहाँ पर है प्राइमरी कार्बोकेटाइन बना। प्राइमरी कार्बोकेटाइन वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन को H पॉजिटिव के रूप में लूज़ करेगा और इस तरह से एल्कीन का या इथीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये जो स्टेप है ये फास्ट स्टेप होगा। फास्ट स्टेप क्यों होगा? क्योंकि जो कार्बोकेटाइन है वो अपनी कम स्थायित्व के कारण अनस्टेबल हो गया और अनस्टेबल जो भी स्पीसीज होती है, अनस्टेबल एंड हाईली रिएक्टिव, जो भी अनस्टेबल स्पीसीज है वो हमेशा हाईली रिएक्टिव होगी। जो स्टेबल स्पीसीज होती है वो लेस रिएक्टिव होती है। ये एक सिद्धांत है। जो स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। स्टेबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। जिसकी रिएक्टिविटी है वो कम है उसकी स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा होगी और जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। इस प्रकार से जो है ये तेज़ी से रिएक्ट कर, तो ये वाला फास्ट स्टेप है। पहला वाला जो स्टेप है वो भी फास्ट स्टेप है, ये वाला स्टेप है वो स्लो स्टेप होता है और यही जो है रेट डिटर्मिनिंग स्टेप हो जाता है। इस प्रकार से जो सेकंड स्टेप है वही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप हो जाता है और इसमें एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब हम देखते हैं कि अल्कोहल्स हैं वो दो प्रकार के अल्कोहल होते हैं। ये एक एग्जाम्पल है अनसिमेट्रिकल अल्कोहल का। अनसिमेट्रिकल अल्कोहल का क्यों ये उदाहरण है? क्योंकि यहाँ पर है जो अल्कोहलिक जो OH समूह है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके पास में एक तरफ मिथाइल ग्रुप है और दूसरी तरफ है इथाइल ग्रुप है। ये इथाइल ग्रुप है और ये मिथाइल ग्रुप है। 2-ब्यूटेनॉल। 2-ब्यूटेनॉल एक अनसिमेट्रिकल अल्कोहल है। 2-ब्यूटेनॉल का अगर हम निर्जलीकरण करते हैं तो हमें फिर दो प्रकार की एल्कीन है वो प्राप्त होती हैं। सांद्र H2SO4 से 2-ब्यूटेनॉल का निर्जलीकरण करने पर दो प्रकार की एल्कीन प्राप्त होती हैं।
एक तो हमें प्राप्त होता है 2 ब्यूटीन और एक प्राप्त होता है 1 ब्यूटीन। 2 ब्यूटीन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, लगभग 80% प्राप्त होती है, जबकि 1 ब्यूटीन है कम मात्रा में प्राप्त होती है जो 20% है। तो हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ये सैडजेफ रूल के द्वारा है, इसको एक्सप्लेन किया जाता है। सैडजेफ ने इस प्रकार से 2 ब्यूटेनॉल के निर्जलीकरण पर 2 प्रकार की एल्कीनों का बनना और 2 प्रकार की एल्कीनों के एक के अधिक मात्रा में बनना और एक के कम मात्रा में बनना है, उसको एक्सप्लेन किया था। हमने यहाँ पर है ऊपर का, इसमें देख लो, ये जो है एज स्टेप सेकंड इज स्लो, यहाँ पर जो स्टेप सेकंड है वो चूंकि धीमा होता है, इसलिए यही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, तुम लोगों ने काइनेटिक्स में पढ़ा होगा कि जो धीमा पद होता है वही वेग निर्धारक पद होता है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। इन दिस स्टेप एज दिस स्टेप इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, क्योंकि ये जो स्टेप है ये कार्बोकेटाइन के बनने को जो है इसमें इन्वॉल्व होता है। द ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन है। तो इसलिए मैंने बताया है कि अगर बीच में बनने वाला जो कार्बोकेटाइन है अगर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन जाएगा तो फिर एल्कीन का फॉर्मेशन थोड़ा सा धीमा होगा, लेकिन चूंकि ये कार्बोकेटाइन जो बन रहा है वो अनस्टेबल है, इसलिए आगे के स्टेप में एल्कीन का बनना है वो फास्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो मैंने लिखा है इसका तात्पर्य ये है कि चूंकि ये वेग निर्धारक स्लो स्टेप है इसलिए ये वेग निर्धारक पद होगा, साथ ही इस पद में जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वही अगले पद में एल्कीन का फॉर्मेशन करता है। तो अगर इसका जो एल्कीन का जो फॉर्मेशन कितनी तेज़ी से होगा ये इसकी स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। चूँकि इसकी स्टेबिलिटी कम है इसलिए आगे एल्कीन का फॉर्मेशन तेज़ी से हो जाता है। सैडजेफ रूल है, सैडजेफ रूल के मैं बारे में बता रहा था कि अगर हम एक असम्मित एल्कोहल लेते हैं तो उससे 2 प्रकार की एल्कीनें प्राप्त होती हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है 2 ब्यूटेनॉल का सांद्र H2SO4 से निर्जलीकरण कराने पर 2 एल्कीन बनती हैं, 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन है। जो 1 ब्यूटीन है वो माइनर प्रोडक्ट के रूप में बनती है कम मात्रा में, और 2 ब्यूटीन है वो अधिक मात्रा में बनती है। ये सैडजेफ रूल के द्वारा एक्सप्लेन होता है। इस सैडजेफ रूल क्या है? ये नियम कहता है यदि किसी असम्मित अल्कोहल से अल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा 2 प्रकार की एल्कीन्स प्राप्त हो सकती हैं तो वह एल्कीन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है जो अधिक प्रतिस्थापित होती है। सैडजेफ रूल क्या कहता है? यदि किसी असम्मित अल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा 2 प्रकार की एल्कीन प्राप्त हो सकती हैं तो वह एल्कीन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है जो अधिक प्रतिस्थापित होती है। एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया है 2 ब्यूटेनॉल का। 2 ब्यूटेनॉल के कंसंट्रेटेड H2SO4 से निर्जलीकरण द्वारा 2 एल्कीन मैंने बताया है प्राप्त होती हैं। तो इसमें हमारे लिए एक तो हमें प्राप्त हो रहा है 1 ब्यूटीन
और दूसरी प्राप्त हो रही है 2 ब्यूटीन। तो जो 2 ब्यूटीन है वो अधिक मात्रा में बताया है 80% और ये 20%। अब यहाँ पर प्रश्न ये है कौन सी अधिक प्रतिस्थापित है, इसका क्या तात्पर्य है। देखिए एल्कीन में डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन हैं उनमें प्रतिस्थापियों की संख्या 2 ब्यूटीन में अगर हम काउंट करें तो कितनी आएगी। 2 ब्यूटीन में जो प्रतिस्थापियों की संख्या है वो 2 ब्यूटीन में 2 प्रतिस्थापी, एक ये प्रतिस्थापी और दूसरा ये। सब्स्टिट्यूएंट्स का नंबर है बराबर 2 और यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट्स का कितना नंबर है। सब्स्टिट्यूएंट है ये डबल बॉन्ड वाली कार्बन है, इस पर तो कोई सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं और इस पर केवल एक सब्स्टिट्यूएंट है इथाइल सब्स्टिट्यूएंट, तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट है बराबर 1। यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट का नंबर 1 है और यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट का नंबर 2 है। तो ये वाली जो एल्कीन है वो जो है अधिक प्रतिस्थापित एल्कीन कौन सी कहलाई, जिसमें अधिक प्रतिस्थापियों की संख्या है। तो ये वाली एल्कीन अधिक मात्रा में प्राप्त हो रही है 80% और ये एल्कीन है कम मात्रा में प्राप्त हो रही है दैट इज 20% है। तो ये इस प्रकार से सर्जेफ रूल है जिसके द्वारा हम अधिक प्रतिस्थापित एल्कीनों के बनने को हम आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं।